मित्रों, मुडा स्कीम एक ऐसा स्कीम है जिसका कि आरोप कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर सिद्धिरमैया पे लगाया गया है। सिद्धिरमैया के 40 साल के राजनीतिक जीवन में यह पहला आरोप है और इसको आरोप लगाने वाले 3 याचिकाकर्ता हैं जो कि कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के पास जाते हैं और थावरचंद गहलोत उन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी दे देते हैं। आपको विदित होना चाहिए कि थावरचंद गहलोत बीजेपी गवर्नमेंट में पूर्व केंद्रीय मंत्री थे और इस आरोप के बाद पूरे कर्नाटक में राजनीतिक हलचल बढ़ जाती है। और आइए मित्रों, अब जानते हैं कि ये मुडा स्कीम है क्या, मुख्यमंत्री पे क्या आरोप लगाए गए हैं और इसके बारे में कांग्रेस का क्या कहना है, इसके बारे में बीजेपी जो विपक्ष में है उसका क्या कहना है। और आपको जान के यह आश्चर्य होगा कि इस स्कैम में सारी पार्टियां मिली हुई हैं, हमाम में सभी नंगे हैं। तो आप सभी मित्रों का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। अगर आप पहली बार मेरे YouTube चैनल पे आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि मेरे विचार ही मेरी पहचान है और आपका साथ होना मेरे लिए बहुत ही आवश्यक है। इस कहानी के कुछ किरदार कुछ ऐसे हैं कि पहला है मुडा, दूसरा है सिद्धिरमैया की पत्नी पार्वती बीएम, तीसरे हैं उनके साले बीएम मल्लिकार्जुन, तीसरे हैं उनके 3 याचिकाकर्ता और चौथे हैं कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत। और अंत में आते हैं सिद्धिरमैया जी, क्योंकि उनकी पत्नी का नाम इस घोटाले से जुड़ा हुआ है तो उनका भी नाम जुड़ना लाजमी है। और ये जो आरोप लगाए हैं वो 3 याचिकाकर्ता हैं। पहले हैं टीजे इब्राहिम, दूसरे हैं प्रदीप कुमार और तीसरे हैं स्नेहीमयी कृष्णा। ये तीनों लोग मिलकर 26 जुलाई को जाते हैं कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलते हैं, जो कि बीजेपी के पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, और आरोप लगाते हैं कि बीएम मल्लिकार्जुन जो कि सिद्धिरमैया के साले हैं और बीएम पार्वती के भाई हैं, वह केसारे गांव में एक दलित से जिसका नाम कि देवराजू है उससे वो 6 लाख में वहाँ पे ज़मीन खरीदते हैं और वो ज़मीन के एरिया है 3.16 एकड़। बाद में इस ज़मीन को वो अपनी बहन को एज ए गिफ्ट दे देते हैं। बाद में मुडा इस पे अपना एक्विजिशन कर लेती है। एक्विजिशन करने के बाद मुडा फिर इसके जगह पे उनको दूसरी ज़मीन देती है। और तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि कहानी तो एकदम सपाट जा रही है, फिर सिद्धिरमैया पे घोटाले का कौन सा आरोप है? तो इसके जानने के लिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कहानी को और आगे से। ये तीनों लोग मिलकर जाते हैं कर्नाटका के राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मिलने, जो कि पूर्व में बीजेपी केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं। उनसे मिलते हैं और यह आरोप लगाते हैं कि बीएम मल्लिकार्जुन जो कि पार्वती बीएम के भाई हैं और सिद्धिरमैया के साले हैं, वो केसारे नाम के गांव में एक ज़मीन खरीदते हैं जिसका कुल एरिया होता है 3.16 एकड़ और जिसको कि वो 6 लाख में खरीदते हैं। और मुडा इसको एक्वायर कर लेती है बाद में, और एक्वायर करने के बाद इस ज़मीन के बदले में दूसरे जगह ज़मीन दी जाती है जो कि 14 आवासीय प्लाटिंग है विजयनगर में दी जाती है। और यह जो स्कीम है 50-50 ये बीजेपी के गवर्नमेंट में स्टार्ट हुई है। तो यहाँ पे यह प्रश्न उठता है कि सिद्धिरमैया पे आरोप क्या है, घोटाला यह कैसे हुआ? तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, कहानी को थोड़ा और आगे से देखते हैं कि कहाँ से यह स्टार्ट होता है। इस कहानी की जो पटकथा लिखी जाती है वो 1996 में केसारे गांव से स्टार्ट होती है, जिसमें कि मुडा मैसूर अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 3.16 एकड़ एरिया को एक्विजिशन करती है और जिसमें कि हर किसान को वह 3 लाख रुपए देने का वादा करती है। लेकिन बाद में 1998 में यह एक्विजिशन को इलीगल घोषित कर दिया जाता है। बाद में 6 साल बाद 2004 में बीएम मल्लिकार्जुन ने जे देवराजू से यह 3.16 एकड़ एरिया को वह खरीद लेते हैं। लेकिन एक्टिविस्टों का कहना है कि यह ज़मीन खरीदी नहीं गई है बल्कि कब्जा की गई है। बाद में 2010 में बीएम मल्लिकार्जुन ने यह ज़मीन को अपनी बहन पार्वती बीएम को यह एज ए गिफ्ट दे देते हैं।
लेकिन 2013 के चुनाव में जो शपथ पत्र सीएम सिद्धिरमैया ने दाखिल किया उसमें इस जमीन का उन्होंने कहीं पे भी उल्लेख नहीं किया हुआ है और इसी जमीन को लेके विपक्ष अपना मुद्दा बनाती है, बीजेपी अपना मुद्दा बनाती है। दो विपक्ष अपना मुद्दा बनाती है, बीजेपी अपना मुद्दा बनाती है। 2011 से 2014 के बीच में मुडा इस जमीन को इलीगल तौर पे एक्वायर कर लेती है। 2014 में जो जमीन के सारे गांव में इलीगल तौर पे एक्वायर की गई थी उसके लिए पार्वती बीएम रिक्वेस्ट करती हैं कि इस जमीन के बदले में उन्हें कहीं जमीन दे दी जाए। सन 2018 में फिर चुनाव आता है और सिद्धिरमैया अपने शपथ पत्र में इसका उल्लेख करते हैं और इसकी कुल लागत वो केवल मात्र 25 लाख रुपए बताते हैं। और 2021 में बीजेपी जो कि एक स्कीम लाती है, 50-50 स्कीम होती है, उसके तहत वह 14 आवासीय प्लाट विजयनगर में दे दी जाती है। मुख्यतः जो 50-50 स्कीम जो है वह इस प्रकार से है कि अगर किसी की ज़मीन एक्वायर की जाती है तो उसके ज़मीन के बदले कहीं पर उसी कीमत की ज़मीन दूसरी जगह पे दे दी जाती है। 2023 में इस जमीन की कीमत को 8.23 करोड़ रुपए दिखाया गया है, जबकि विपक्ष का यहाँ पे आरोप है कि यह पूरी जमीन की कीमत 62 करोड़ रुपए है। जबकि बीजेपी की 50-50 स्कीम के तहत यह है कि जो जमीन जिस कीमत में खरीदी गई है उसी कीमत की जमीन दूसरे जगहों पर दी जाएगी। तो लेकिन आगे आपने देखा कि जिस जमीन को 2013 में सिद्धिरमैया की पत्नी ने मात्र 25 लाख में खरीदा है उसके बदले में उनको 62 करोड़ रुपए की जमीन मिलती है। यही प्रमुख घोटाला है। तो इस पर सीएम सिद्धिरमैया के कानूनी सलाहकार और कांग्रेस विधायक एस पोन्ना का यह कहना है, यह जो मानक एक प्रक्रिया के तहत में जांच प्रक्रिया चलाई जाती है, न कि एक पुलिस अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर किसी भी मुख्यमंत्री का रिजिग्नेशन मांगा जा सकता है। सिद्धिरमैया एक ओबीसी नेता हैं और वो गरीबों के नेता हैं, इसलिए उनका रिजिग्नेशन मांगा जा रहा है। जबकि यह देखा गया है कि मुडा के ही सदस्यों में दूसरी अन्य पार्टियों के लोग, जिसमें कि जीडीएस के जीटी देवगौड़ा और एस रामदास जो कि बीजेपी से हैं, ऐसे लोगों ने भी इसका 50-50 स्कीम का भरपूर फायदा उठाया हुआ है। उन्होंने भी सस्ती जमीन को खरीद करके महंगी जमीन प्राप्त की हुई है। तो यहाँ पे सिद्धिरमैया जी का भी यही कहना है कि घोटाले का आरोप तो सबके पे लगाया गया है, तो रिजिग्नेशन मैं क्यों दूं। घोटालों का आरोप किसी नेता पर एक गहने की तरह होता है। राजनीति में तो आरोप लगते रहते हैं, लेकिन देखने वाले मित्रों यहाँ बात यह है कि यहाँ पर उनका कोई भी निजी नुकसान नहीं होता है। या 50-50 स्कीम जो आती है वो बीजेपी गवर्नमेंट में आती है और ज़मीन भी बीजेपी गवर्नमेंट में ही ली जाती है, तो उसको रोका जा सकता था, लेकिन बीजेपी नहीं रोकती है। लेकिन जब कांग्रेस की सरकार बनती है तो सिद्धिरमैया जी पे यह आरोप लगाया जाता है। गजब की राजनीति है। जब आपकी सरकार थी तो आपने कुछ नहीं किया, और जब आपकी सरकार नहीं है तो आप इसको घोटाला कर रहे हैं। यही है भारतीय राजनीति। धन्यवाद।